मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महासचिव श्रीमान रामचंद्र बेहरा जी, मंच पर विराजमान श्रीमती संतोष सहलावत जी, श्रीमान दाताराम जी गुजर, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी महानुभाव और इतनी जल्दी में भी खेतड़ी में सभा होना और वो भी ऐसी खचाखच भरी की सभा होना और वहां जो गुरु धूप में तप रहे हैं, आपको सुनाई देता है बाहर इतनी बड़ी मात्रा में खड़े हैं, मैं नहीं जानता हूं तो सुनाई देता है कि नहीं, लेकिन खेतड़ी के प्यारे भाइयों बहनों, ये ताम्र नगरी से जानी जाती है। और ताम्र का महत्व हमारे देश में हर शुभ काम में होता है। कोई भी पूजा ऐसी नहीं होगी जिसमें ताम्र का बर्तन न हो। सोने का भी बर्तन पूजा में नहीं चलता। गंगा जल भी लाना है तो ताम्र के बर्तन में लाया जाता है। और शरीर स्वास्थ्य के लिए भी वैद्यराज कहते हैं, तांबे के लोटे में रात को पानी भरो और सुबह वही पानी पियो। ताम्र का शरीर स्वास्थ्य के साथ भी इतना महत्वपूर्ण और हिंदुस्तान का स्वास्थ्य ठीक रखने का काम और हिंदुस्तान के मन को ठीक रखने का काम जो ताम्र करता है, ये खेतड़ी वो ताम्र नगरी है। इतना ही नहीं, खेतड़ी ने पूरे विश्व में डंका बजा दिया था। स्वामी विवेकानंद 3 बार खेतड़ी में आए और एक खेतड़ी की ताकत देखो। जब वो यहाँ आए तब तो वो नरेंद्र थे, लेकिन यहाँ से निकले तो विवेकानंद हो गए। और ये खेतड़ी की ताकत है कि जिसने विवेकानंद नाम तो दिया और विवेकानंद को एक नया चेहरा भी दिया। पहले विवेकानंद जी साफा नहीं पाते थे। खेतड़ी आने से पहले नरेंद्र नाथ की जितनी तस्वीरें हैं उसमें साफा नहीं था। कहाँ पश्चिम बंगाल का बेटा, कहाँ राजस्थान, और क्या नाता खेतड़ी से विवेकानंद का। पहली बार खेतड़ी के महाराजा ने उनको साफा पहनाया, जो साफा उन्होंने जीवन भर रखा। जो नाम खेतड़ी ने दिया वो नाम जीवन भर रखा
और दुनिया में शिकागो गए यहां से हिंदुस्तान के पगड़ी की इज्जत बढ़ाने का काम विवेकानंद जी ने किया। खेतरी की भूमि से गए। मैं यहां सभा में थोड़ा विलंब से इसलिए आप पहुंचा क्योंकि मेरा मन करता था कि जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद जी रुके थे कुछ पल मैं भी वहां जाके बिता। और इसलिए मैं यहां आने से पहले वहां चला गया, लेकिन वही मेरी प्रेरणा है। उन्होंने दरिद्र नारायण सेवा करने का हम सबको मार्गदर्शन किया और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए स्वामी विवेकानंद का हर शब्द हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मुझे अच्छा लगा, मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का बहुत आभारी हूं। आज उन्होंने मुझे उस पवित्र भूमि में जाने का अवसर दिया और जब विवेकानंद जी की 150वीं जयंती देश मना रहा है उस समय मैं बेलूर मठ भी हो आया। मेरे गुरु जी वहां रहते हैं, उनके चरणों में बैठ के आया और आज यहीं पर खेतड़ी में आकर के स्वामी विवेकानंद जी का पुण्य स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे अच्छा लगा यहाँ के मिशन से जुड़े लोग इस महल का आधुनिक निर्माण कार्य चल रहा है। भविष्य में एक बहुत बड़ा विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ा हुआ आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला म्यूजियम बनने वाला है और इसके खातिर खेतड़ी टूरिज्म के नक्शे पर अच्छी जगह बनाने का मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, ये ताम्र नगरी तो है, लेकिन मुझे चिंता है आपको पता चल गया मुझे किस बात की चिंता है। आपको पता चल गया? पता नहीं दोस्तों, ये क्या करेंगे लोग। और इसी विषय के मंत्री भी दिल्ली में, इसी राजस्थान के खनिज के मंत्री हैं और यहाँ कारखाना बंद होने के कगार पर खड़ा है। जो लोग रुपया नहीं बचा पाते, तो कारखाना क्या बचा पाएंगे? देश का रुपया लुढ़क रहा है, उसकी कीमत टूटती जा रही है और बड़ी समस्या चल रही है कि दिल्ली सरकार की आबरू पहले गिरती है कि रुपये की कीमत पहले गिरती है। दोनों के बीच में बड़ी स्पर्धा चल रही है। भाइयों बहनों, 10,000 लोग इस ताम्र उद्योग से, इस कॉपर इंडस्ट्री से रोजी रोटी कमाते हैं और आज उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं।
देखभाल करने वाला कोई नहीं। और दिल्ली सरकार का जो पॉलिसी पैरालिसिस है, वो पॉलिसी पैरालिसिस के कारण दिल्ली सरकार को जो लकवा मार गया है, उसके कारण सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है रोजी रोटी का। भाइयों बहनों, जिन लोगों के हाथ में जब तक देश है, उनके हाथ में जब तक प्रदेश है, बर्बादी के सिवा कुछ नसीब नहीं है। भाइयों बहनों, ये सरकार की आंखों कैसी है? ये लोग कहते हैं हमें वोट मांग रहे हैं ना वोट। कांग्रेस के लोग वोट मांग रहे हैं, किस बात के लिए वोट मांग रहे बताओ? नहीं भाई, कुछ अच्छा किया है जो वोट मांग रहे हो आप? आपने जनता का कुछ भला किया है क्या वोट मांग रहे हो? राजस्थान का भला किया है क्या? इस मुंह से वोट मांग रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और आप भी भले लोग हैं, उनकी बात सुन रहे हो, सुनने के काबिल है क्या? आप देखिए, जिस सरकार को कौन से लताड़ा हो, राजस्थान की हाईकोर्ट में लताड़ा हो, और बहुत बुरे शब्दों में लताड़ा हो, और कहा हो कि अगर ये नहीं चला सकते तो छोड़ दो। ये सुप्रीम, आपकी राजस्थान की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने लताड़ा है। आपको राज करना नहीं आता है, ये भी कह दिया। आपको सरकार चलाना नहीं आता, ये भी कह दिया। आपको कोर्ट के हुक्म से भरोसा नहीं, ये भी कह दिया। आप कोर्ट को भी मानते नहीं, ये भी कह दिया। आपको लॉ एंड ऑर्डर की परवाह नहीं, ये भी कह दिया। इस देश की सुप्रीम कोर्ट कहे कि आपको काम करना आता नहीं है, इस प्रदेश की हाईकोर्ट कहे आप निकम्मे हो, इसके बैठे और इनकी हिम्मत देखो, इसके बाद में वोट मांग जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, गवर्नर तो भाजपा की है नहीं। यहाँ के गवर्नर कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं, और गवर्नर को इनके रास्तों को लेकर के गुस्सा किया भी नहीं किया। आपको मालूम है कि नहीं है? तो दूसरे इतना ही नहीं, यहाँ के आदिवासियों के लिए जो पैसे बांटे थे वो खर्च नहीं होते थे, काम नहीं होता था। गवर्नर ने कहा आप नहीं कर सकते तो मुझे दे दो, मैं चाहती हूँ मैं करती हूँ, ऐसा कहना। आप देखिए भाई, जिस सरकार पर यहाँ की हाईकोर्ट का भरोसा नहीं, जिस सरकार पर देश की सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं, जिस सरकार पर उनके खुद के गवर्नर का भरोसा नहीं, इतना ही नहीं, उनके शहजादे को भी सरकार का भरोसा नहीं। उनको भी भरोसा नहीं है। यहाँ जब भरतपुर जिले में दंगे हुए तो वो सरकार को बताए बिना वहां पहुंच गए, पता है ना, और मोटरसाइकिल पे बैठ गए, क्या है भूल गए, और मोटरसाइकिल पर बैठे सरकार को बताए कि क्यों?
अपनी खुद की सरकार पर भरोसा नहीं है। चोरी छुपी से बिना बताए आए, स्थानिक नेताओं को भी नहीं बताया, मोटरसाइकिल तो बैठ के चल दिए, मीडिया वालों को बताया था और किसी को नहीं बताया, कैमरा वालों को बता दिया, फोटो को बिना तो नहीं, टीवी पर नहीं आया तो मेहनत किस काम की। और मोटरसाइकिल पर किसके साथ पहले से मालूम है? कौन था वो? कौन था वो? आप बताइए भाई। उनको मुख्यमंत्री की गाड़ी पर बैठने से ज्यादा ऐसे इंसान की मोटरसाइकिल पर बैठना अच्छा लगा। तो आप बताइए उस व्यक्ति की तुलना में मुख्यमंत्री की इज्जत कैसी होगी? ऐसा बदनाम चेहरा, बदनाम नाम, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठने का तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की इज्जत ऐसी है कि उनकी गाड़ी में बैठना उनको अच्छा नहीं लगा। और मोटरसाइकिल क्या थी भाई? मालूम है मोटरसाइकिल क्या थी? यहाँ क्या वहां क्या था? जरा जोर से बोलिए, मीडिया वालों को सुनाइए। कहते हैं चुराई हुई मोटरसाइकिल थी। इस राज्य में शहजादे चुराई हुई मोटरसाइकिल पे हिस्ट्री लीडर इंसान के साथ बैठ करके भरतपुर जिले में जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते। यानी कितनी नीचे गया होगा भाई? क्या कभी सुना है आपने? भाइयों बहनों, जिस सरकार की इज्जत उनकी पार्टी के सामने ठीक नहीं है, जिस सरकार की इज्जत उनके गवर्नर के सामने ठीक नहीं है, जिस सरकार की इज्जत उनकी सुप्रीम कोर्ट में ठीक नहीं है, जिस सरकार की इज्जत हाई कोर्ट में ठीक नहीं है, और जिस सरकार की इज्जत जनता जनार्दन के दिल में भी ठीक नहीं है। भाइयों बहनों, जिस सरकार पर किसी ने भरोसा नहीं किया, मेरे राजस्थान के लोग उन पर भरोसा करेंगे? आप उन पर भरोसा करोगे? खेतड़ी में उन पर भरोसा करोगे? झुंझुनू जिले में भरोसा करोगे? भाइयों बहनों, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप कहिए भैया, ये मेरा राजस्थान वीरों की भूमि है और ये राजा महाराजाओं के समय वीरों की भूमि थी, ऐसा नहीं। देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान के साथ लोहा लेना हो, चीन के साथ लोहा लेना हो, आतंकवादियों से मुकाबला करना हो, देश के लिए जान देने वाले हमारे जवान इसी भूमि की बदौलत। मैं आज इस खेतड़ी की भूमि से राजस्थान के उन वीर शहीदों की माताओं को प्रणाम करता हूं, जिन माताओं ने देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को जन्म दिया। उन माताओं को मैं प्रणाम करता हूं, उनके इस त्याग और तपस्या को प्रणाम करता हूं, और आजादी के बाद देश की रक्षा करने वाले, अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले मेरे उन गैर सैनिकों को सावधान दंडवत करता हूं।
मुझे कहिए, देश के लिए शहीद होने वालों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा बोलो तो, जरा पीछे वाले बोलो तो। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, क्या किसी का सम्मान हुआ है? कोई वॉर मेमोरियल बना है? भाइयों बहनों, ये गहलोत जी कहा करते हैं कि गुजरात का मॉडल बेकार है, अगर कुछ है तो राजस्थान का मॉडल है। अरे इस देश को भगवान बचाए कि राजस्थान मॉडल ही लागू न हो जाए। जिसको सुप्रीम कोर्ट लताड़ती है, जिसको हाई कोर्ट लताड़ती है, जिसको गवर्नर लताड़ता है, ऐसा मॉडल चाहिए क्या? और अगर मॉडल ही देखना है तो श्रीमान अशोक गहलोत जी 8 तारीख के बाद आप बेकार हो जाएंगे। आपके पास कोई काम नहीं होगा, आप आराम करने के लिए गुजरात आएंगे। और उनका बेटा मेरा दोस्त है, इसलिए मेरा ये तो अधिकार बनता है, मैं कह सकता हूं कि परिवार के साथ आप आइए, मेरे मेहमान बनिए और मैं आपको कच्छ के रेगिस्तान में ले जाऊं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हमारे देश के जवानों ने जो बलिदान दिया, वो वॉर मेमोरियल करके वहां देखिए, आपका सर वहां झुकने को मन कर जाएगा। लेकिन वो मॉडल आप नहीं कर सकते। गुजरात बनाना है ना तो 46 इंच का सीना, ऐसे गुजरात नहीं बन सकता और आप नहीं बना सकते। भाइयों बहनों, आप कहिए ये तो वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है, हर मां की कोख से देश का रक्षक पैदा होता है इस भूमि पर। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, सेना के जवानों के सर काट लिए जाए और सर लेकर के पाकिस्तान भाग जाए और मेरे दिल्ली की सरकार का खून न खोले, क्या ऐसी सरकार पे भरोसा करोगे? क्या ऐसी सरकार के रहते प्राण देने का मन करेगा? क्या ऐसी सरकार रहते शहीद होने का आनंद आएगा? भाइयों बहनों, जो सरकार जिस भूमि से इतने वीर सैनिक पैदा होते हो, उस भूमि को एक सैनिक स्कूल नहीं दे पा रहे, सैनिक स्कूल नहीं दे पा रहे। आपको सैनिक स्कूल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपका भाग्य बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जो मरने के लिए तैयार है, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, क्या आप उनकी चिंता करने को तैयार? भाइयों बहनों, उनको समझ ही नहीं है क्या करना चाहिए, वो समझ नहीं है। और इसी के कारण भाइयों बहनों, देश तबाह हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, अभी तो नए नए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन देश की रक्षा, देश का स्वाभिमान ये उनकी प्राथमिकता थी। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने राजस्थान की धरती पर पोखरण में अणु विस्फोट करके दुनिया को बता दिया हिंदुस्तान क्या है। और
जब पहली बार अणु विस्फोट किया तो सारी दुनिया चौंक गई। ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये भाजपा वाले अपने आप में समझते क्या है? अणु शक्ति बनने के लिए निकले हैं। और क्या किया? सारी दुनिया ने हिंदुस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, भारत से नाता तोड़ दिया। 1 घंटे के भीतर भीतर सारी दुनिया खिलाफ हो गई। अगर कोई ढीला ढाला होता ना तो कांपने लग जाता। अब क्या करेंगे? आर्थिक संकट आएगा, दुनिया से नाता टूट जाएगा, कोई भी डर जाता। लेकिन ये भाजपा है, भाजपा। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे प्रतिबंध कैसी की तैसी। और 2 दिन के बाद फिर अणु विस्फोट किया, फिर से किया। दुनिया को पता चला ये तो तीसरी मिट्टी के लोग हैं, ये झुकने वाले लोग नहीं है, ये देश के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। और भाइयों बहनों, और तब हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति का संकट पैदा हुआ। सारे विश्व ने आर्थिक संकट पैदा कर दिया। भारत के पास विदेशी मुद्रा घाटे में चले गए। ऐसे संकट के समय वाजपेयी जी ने दुनिया में रहने वाले भारतीयों का आह्वान किया। और भाइयों बहनों, इतने बड़े संकट के बावजूद भी रुपये की कीमत अटल बिहारी वाजपेयी ने गिरने नहीं दी। दुनिया भर का तूफान आया, रुपया ताकत से खड़ा था। और ऐसे लोग आज बैठे हैं, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बैठे हैं। आज रुपया आईसीयू में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है। भाइयों बहनों, देश कैसे चलाना, राज्य कैसे चलाना, इनके बस का रोग नहीं है। आप मुझे बताइए भैया, आपके जिले को पीने का शुद्ध पानी मिलता है? जरा जोर से बोलो ना। मिलता है? खेती के लिए पानी मिलता है? नहीं मिल रहा है ना? कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, राजस्थान और गुजरात दोनों के हवामान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपके यहां भी रेगिस्तान है, मेरे यहां भी रेगिस्तान है। आपके यहां भी बारिश कम होती है, मेरे यहां भी बारिश कम होती है। आपके यहां बहुत कम नदियां हैं, मेरे यहां भी बहुत कम नदियां हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हमारे जो जवान तैनात है, इस भूमि के भी बच्चे वहां काम करते हैं। पीने का पानी नहीं था उनके पास, सेना के जवानों के पास, बीएसएफ के जवानों के पास। 900 ऊंट थे, 900 ऊंट। वो ऊंट पानी भर करके लाते थे। तब इस सीमा पर तैनात बीएसपी, बीएसएफ के जवानों को पानी मिलता था। आप कल्पना कर सकते हैं हफ्ते में कितनी बार नहाने को मिलता होगा इन जवानों को? पीने का पानी भी कोटर से मिलता होगा। ये हाल जिंदगी का गुजारते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं दिवाली मनाने के लिए उनके पास चला जाता हूं। सीमा पर कहीं कहीं जाता हूं, जवानों के पास, उनके साथ रहता हूं। तो मैं एक दिवाली मनाने उनके साथ गया। उन्होंने कहा कि पर कथा बन रही थी। भाइयों बहनों, हमने पाइपलाइन डाली, पाइपलाइन
नर्मदा का पानी उठाया और अरबों खरबों रुपये का खर्च करके सेना के जवानों को नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाया। इतना ही नहीं, गुजरात में 4000 गांव ऐसे थे जो 12 महीना टैंकर का पानी पीते थे। हमने 9000 गांवों में पाइपलाइन से नर्मदा का पानी पहुंचाया, सेना के जवानों को पहुंचाया। वो 900 ऊंट अब सुरक्षा के काम में आ रहे थे, न पानी ढोने के काम आते थे। भाइयों बहनों, और पाइप के मालूम है इतना पानी 9000 गांव को ले जाने वाली पाइप कैसी होगी? आप कल्पना नहीं कर सकते। पाइप की साइज इतनी बड़ी है कि श्रीमान अशोक गहलोत, उनकी ऊंचाई तो थोड़ी ज्यादा है ना, अशोक जी की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है। अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके उस पाइप के अंदर कार चला सकते हैं। कितनी बड़ी पाइप है, वो मारुति कार लेकर के थरथराट पाइप में निकल सकते हैं। इतनी बड़ी पाइपलाइन लगा करके पानी पहुंचाया है। और ये सारा काम इस 6 साल में हुआ है। दोस्तों, क्या यहाँ की सरकार नहीं कर सकती थी आपके पानी के लिए? करना नहीं है। खेती का विकास क्या नहीं हो सकता है? यहाँ की बंजर भूमि में भी हो सकता है। भाइयों बहनों, मेरा कच्छ वैसा ही जैसा आपका इलाका है। आज कच्छ में से मैंगो, आम दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। अगर करने का इरादा हो तो भाइयों बहनों, जंगल में भी मंगल खड़ा किया जा सकता है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार, उनका विकास में विश्वास नहीं है। भाइयों बहनों, विकास अगर करना है, 3 महत्वपूर्ण बातों पर बल देना होता है। एक, कृषि विकास होना चाहिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग का विकास होना चाहिए, उद्योग लगने चाहिए। जवान थोड़े इधर उधर होते रहिए ताकि पीछे वालों को दिखता रहे, आपकी भी तबीयत ठीक रहेगी। हाँ, थोड़े हिलते फिरते रहिए। आप भी थोड़ा हिलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 तारीख को सरकार जाने वाली है। आपकी तबीयत भी अच्छी रहे। देखिए, मैं भले ना गुजरात से आया हूं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की मैं चिंता करता हूं। भाइयों बहनों, विकास, कृषि विकास होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, उद्योग लगने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। इन तीनों को बराबर विकास होना चाहिए, तब जाकर के विकास होता है। भाइयों बहनों, ये तीनों के विषय में राजस्थान की वर्तमान सरकार ने पंचाधार कर दिया है। पंचाधार, क्या ऐसी पंचाधार सरकार को फिर से लाना है? ऐसी पंचाधार सरकार को फिर से लाना है? आप देखिए, जब वसुंधरा जी थी
तब आपके राज्य का विकास दर था 9%, 9% था। ये महाशय की सरकार आने के बाद सिर्फ 4.9% हो गया, 5 से भी कम। मुझे बताइए, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, जब वसुंधरा जी थी, यहाँ का कृषि विकास दर था 4% से ज्यादा, हिंदुस्तान की एवरेज से भी ज्यादा था। लेकिन इनके रहते हुए वो कृषि विकास दर हो गया 4 में से 2.5%। ये राजस्थान का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? जरा बोलो ना। सर्विस सेक्टर, राजस्थान का लोहा माना जाता था सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में प्रमुख बात आती है टूरिज्म। आज आगरा के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहीं आते थे तो राजस्थान में आते थे। सिंह शेखावत ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितना काम किया था कि मजबूत नींव डाली, और उसके कारण यहाँ टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पूरे हिंदुस्तान का जो टूरिज्म था उसमें 5% अकेले राजस्थान का हिस्सा था। ये बहुत बड़ा होता है। भाइयों बहनों, वसुंधरा जी की सरकार के जाने के बाद ये 5% में से 2.25% आ गया। बताइए, आधा हो गया। ये आपका घाटा हुआ कि नहीं हुआ? और जब टूरिज्म कम हो जाता है तो नौजवान बेरोजगार होता है। ऑटो रिक्शा वाले को काम नहीं मिलता है, टैक्सी वाले को काम नहीं मिलता है, गेस्ट हाउस वाले को मिलता नहीं है, होटल वाले को मिलता नहीं है, चाय बेचने वाले को मिलता नहीं है। और जब चाय बेचने वाले को नहीं मिलता तो मुझे दुख जरा ज्यादा होता है, क्योंकि मेरा उनसे सीधा नाता है, मेरा उनसे सीधा नाता है। चाय बेचने वाला, पकौड़े बेचने वाला, सब बेचारे भूखे मरते हैं। ये पाप किसने किया? जरा बोलो तो। भाइयों बहनों, ऐसी सरकार को विजयी बनाएंगे क्या? ऐसी सरकार को रहने देंगे क्या? और भाइयों बहनों, इस बार तो ऐसे विदाई दो ताकि कभी वो बर्बादी का मंजर न कर सके। ऐसी विदाई दो, हर कोने में से साफ कर दो भैया, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। करोगे ना? पक्का करोगे? लेकिन भाइयों बहनों, हर बूथ में जीतना पड़ता है, तभी असेंबली जीती जाती है। बूथ को विजयी बनाओगे, अपने बूथ को विजयी बनाओगे, पक्का। मैं दोबारा आके पूछूंगा कितने बूथ में विजय पाया। भाइयों बहनों, ये दिल्ली की सरकार जिसका विकास में विश्वास नहीं है, उनके शब्द में ताकत नहीं है, उनके इरादे नेक नहीं है, वे मौज करने के लिए सरकार में आते हैं, चुनाव जीतने के लिए सरकार चलाते हैं, और कोई एजेंडा नहीं होता है। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे? जरा पूरी ताकत से पीछे से आवाज आनी चाहिए। ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे? आपके राजस्थान का भाग्य उनके हाथ में छोड़ोगे? आपके और 5 साल बर्बाद करोगे? और दूसरा है भैया, 200 दिन के बाद दिल्ली में तो सरकार बदलना पक्का है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, आपके तो 2-2 हाथ मंजूर है, 2-2 हाथ। दोनों सरकारें मिलकर के राजस्थान का विकास इतना करेंगे, भाइयों बहनों, जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ उतना काम वसुंधरा जी करके दिखाए।
आपसे आग्रह करता हूं, वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबा करके 1 तारीख को भारी संख्या में मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए, राजस्थान का भाग्य निर्धारित करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की।